हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 23। वीडियो का पीडीएफ जो भी पेंडिंग है सारे को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप में से जो भी नए हैं पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ और इसमें जो भी सेट्स अब तक हो चुके हैं उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। फेरस सल्फेट विलयन का रंग होता है। फेरस सल्फेट विलयन का रंग होता है। फेरस सल्फेट देख लो, ये है हरा, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ही ग्रीन होता है, तो ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं इसे। हरा थोथा हिंदी में ग्रीन विट्रियोल। फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, FeSO4.7H2O। यह है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 यानी कि हेप्टा। तो यह है हरा थोथा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको घोलोगे ना विलयन में, ये घुल जाएगा और विलयन आपको ग्रीन मिलेगा। ये ग्रीन है, विलयन भी आपको ग्रीन मिलेगा। एक होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। यदि चूना पत्थर को गर्म किया जाए तो डैश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, कली चूना प्राप्त होगा, खरी प्राप्त होगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। चूना पत्थर बोलते किसको है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन। इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग चौक भी बोलते हैं, खरी भी बोलते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा। जब इसको किया जाएगा गर्म तो टूट जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो ये तापीय अपघटन है, तापीय वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो विकल्प में है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको बताना होगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं क्या? नहीं, बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ना तो ए हमारा आंसर है, ना ही सी हमारा आंसर है, ना ही डी हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं, हिंदी में हम लोग चूना बोलते हैं, या इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना। तो कई सारे नाम हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ पूछा या बिना बुझा हुआ पूछा है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पौधों के ताप नियमन में सहायक है? यानी प्लांट के अंदर जो है टेम्परेचर रेगुलेशन में सहायक है। तो ये है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आप जानते होंगे क्या होता है? वाष्प के रूप में पानी का ह्रास होना। जो पानी जो है जरूरत से ज़्यादा है वो वाष्प के रूप में क्या है कि पत्तियों से निकल जाएगा। उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन। जो पौधे होते हैं वो जड़ों से पानी का अवशोषण करते हैं, जड़ों से पानी का अवशोषण करते हैं। देखिए हम लोग पाइप उठा करके पौधों के ऊपर जो पानी डालते हैं उससे पत्तियां जो है, फूल जो है, फल जो है, ये सारे साफ हो जाते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर पानी नहीं जाता है, उससे प्लांट को पानी नहीं मिलता है। प्लांट को जब भी पानी लेना होगा वो जड़ों से लेगा, और जड़ों से लेता है परासरण विधि द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्मोसिस के जरिए जो है यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। जो जड़ें होती हैं वो जल का अवशोषण करती है परासरण विधि द्वारा। तो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है ये वाष्पोत्सर्जन के जरिए ही होता है। जैसे वाष्पीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण से क्या है कि कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो इससे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में उपस्थित नहीं है? मानव मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि है जो उपस्थित नहीं है? देखो, पीनियल ग्लैंड या फिर पाइनियल ग्लैंड ये तो उपस्थित है। मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि ये भी उपस्थित है। हाइपोथैलेमस ये भी उपस्थित है। थाइमस हमारा आंसर हो जाएगा। थाइमस जो है ये हमारे चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट है। थाइमस हमारे गले में तो है थायराइड ग्लैंड, हमारे चेस्ट वाले रीजन में ये थाइमस ग्लैंड है। बढ़ती उम्र के साथ ये थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो ये है पाइनियल ग्लैंड, ये है हाइपोथैलेमस और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हैं। निम्न में से कौन एक भावी जड़ है? भावी यानी कि भविष्य, फ्यूचर। तो इनमें से कौन है जो फ्यूचर रूट है?
भावी जड़ हैं। जो बीज होते हैं उनके 3 हिस्से होते हैं मेनली, बीज आवरण सीड कोट, बीज पत्र कोटिलिडन और एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम ये सीड कोट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पिक्चर डाला हुआ है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये एम्ब्रियो को खाना खिलाएगा ये कोटिलिडन, बीज पत्र। तो फूड स्टोर होता है कोटिलिडन में इस एम्ब्रियो के लिए। अब ये जो एम्ब्रियो है इनके 2 हिस्से होंगे, मूलांकुर जिससे मूल निकलेगी। मूलांकुर जो है ये भावी मूल है, भावी जड़ है, फ्यूचर रूट है। और प्रांकुर ये भावी प्ररोह है। जो जमीन के ऊपर वाले भाग होते हैं, वायवीय भाग होते हैं, वो प्रांकुर से विकसित होंगे। तो हमसे भावी जड़ पूछा गया है तो मूलांकुर हमारा आंसर हो जाएगा। मूलांकुर से मूल विकसित होती है, मूल यानी कि जड़। अवतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। अवतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में हमेशा 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 वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक केस है जब आभासी और सीधा बनता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक ही केस है जब आभासी और सीधा बनता है, और आभासी और सीधा के साथ यहाँ पर बड़ा बनता है, क्योंकि आभासी और सीधा के साथ छोटा तो उत्तल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा एक केस में बनता है और ये बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के केस में दर्पण के पीछे बनता है, और लेंस के केस में लेंस के आगे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा दर्पण के केस में। कब बनेगा ये प्रतिबिंब? जब वस्तु को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। याद रखिएगा, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। तो पोल और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तब हमें ये प्रतिबिंब मिलेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? पूरी दुनिया में कौन थे? भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया में कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार दिया गया था 1901 में। नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था पहली बार। तो फिजिक्स में दिया गया था विल्हेम रोंजन को, हेनरिकस वान टॉप को दिया गया था रसायन शास्त्र में, और वान बेरिंग को दिया गया था मेडिसिन में, चिकित्सा में। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक भौतिकी में थे विल्हेम रोंजन, रसायन शास्त्र में थे हेनरिकस वान टॉप, और चिकित्सा में थे वान बेरिंग। प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया फिजिक्स में वो थे सर सीवी रमन। 1930 में इनको मिला रमन इफेक्ट के खोज के लिए। हमारे इस सवाल का जवाब जो है बी हो जाएगा, विल्हेम रोंजन। एक्सरे के डिस्कवरी के लिए इनको ये प्राइज मिला था। 3 से 4% एथेनोइक अम्ल के विलयन को डैश कहा जाता है। 3 से 4% एथेनोइक अम्ल के विलयन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल के विलयन को क्या कहा जाएगा? सिरका कहा जाएगा। सिरका में तो आपको पता ही एथेनोइक अम्ल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 से 4% ये एनसीईआरटी का डेटा है। किसी किसी बुक में 5 से 8% भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो विकल्प में होगा आप उसको टिक मारेंगे। अगर 3 से 4% दिया हुआ है तो हम इसे ही सही मानेंगे। अदरवाइज 5 से 8%, 5 से 6% ये भी सही हो सकता है। जैसे ये 100 ml जो है हमारे पास विलियन है। 100 ml क्या है हमारे पास? विलियन है, सॉल्यूशन है। इसमें 3 से 4 ml जो है एसिटिक एसिड है। टोटल विलियन 100 ml है जिसमें 3 से 4 ml जो है एसिटिक एसिड है। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 से 4% एथेनोइक अम्ल। पानी कितना होगा? इसमें वाटर कितना है? 100 ml में 3 से 4 ml तो एथेनोइक अम्ल है, तो पानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 96 to 97 ml। तो जो हम 100 ml बोलते हैं ना वो टोटल विलियन का अमाउंट होता है। इसमें से हम एथेनोइक अम्ल का अमाउंट घटाएंगे तो पानी का अमाउंट हमें मिल जाएगा। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड और जल का घोल। इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। नमक जल का जो घोल होता है ना उसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। आयोडीन टिंचर में क्या होता है? आयोडीन टिंचर में आपका आयोडीन होता है प्लस एथेनॉल होता है। मोलेसेस क्या होता है?
जो हम लोग घरों में चीनी खाते हैं वो गन्ने से प्राप्त होता है। तो उस चीनी को प्राप्त करने के प्रोसेस में ना ये मोलेसेस बनता है, ये है मोलेसेस। जब उस चीनी को प्राप्त किया जाता है तो उसी प्रोसेस में जो है ये मोलेसेस बनता है। डैश में पेट्रोल मिलाकर के उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में कहने का मतलब जो पोल्यूशन है ये बहुत ही कम होगा इस ईंधन से। तो यह है अल्कोहल। एथेनॉल और पेट्रोल का जो मिश्रण है इसका इस्तेमाल जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है। केवल पेट्रोल जलाएंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, उसमें एथेनॉल मिला देंगे तो पोल्यूशन कम होगा। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH। तो ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन है, इसका दहन और अच्छे से हो पाता है। जितने अच्छे से दहन होगा उतना ही कम पोल्यूशन क्रिएट होगा। निम्न में से कौन सर्वदाता रक्त समूह है? सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। RH फैक्टर के साथ आप ध्यान में रखें। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही है ना, यह है सर्वग्राही। O नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है और AB पॉजिटिव वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा A। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के संदर्भ में असत्य चुने। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के संदर्भ में असत्य चुनना है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कोई सा भी दर्पण हो सबके लिए है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। ये वाई एक्सिस है तो ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। और ये हमारा होता है मूल बिंदु 0,0। तो जो उत्तल दर्पण का ध्रुव होता है वो हमारे इसी मूल बिंदु पर होता है, ये उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण, सॉरी माफ करिएगा, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अब वस्तु को हमेशा हम रखते हैं दर्पण के बाईं ओर। दर्पण के बाईं ओर यानी कि नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स इधर हम वस्तु को रखेंगे दर्पण के बाईं ओर। ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा ना और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ये सही है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर तो आप लोग फंसते हो कि नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियों को हम लोग यहाँ ध्रुव से मापेंगे, यानी इस 0,0 से मापेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। सभी दूरियां हम लोग मापेंगे यहाँ से ध्रुव से। तो ये सही है। अब देखो, वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के बाईं ओर। तो मान लो मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि वस्तु दूरी क्या है, तो आप दूरी मापेंगे ध्रुव से। ध्रुव से दूरी मापने के लिए आपको ऐसे चलना होगा ना, नेगेटिव एक्स में चलना होगा। नेगेटिव एक्स मूल बिंदु के बाईं तरफ चलना होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो u है आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ऋणात्मक लेना है। जब भी मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ दर्पण के ऊपर तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो वस्तु दूरी है उसे आप हमेशा ऋणात्मक लेंगे। इसलिए बोलता हूँ दूरी हमें ध्रुव से मापनी है और वस्तु दूरी जो है मापने के लिए हमें बाईं तरफ चलना होगा, क्योंकि जो वस्तु है वो दर्पण के बाईं तरफ है हमेशा। बिंब सदैव दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है तो गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें असत्य चूज करना था। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु यानी कि दर्पण का ध्रुव, क्योंकि दर्पण का ध्रुव जो है वो मूल बिंदु पर है। और हमसे कहा गया कि दाईं ओर मापी गई, दाईं ओर मतलब राइट साइड इधर है ना, इधर मापी गई दूरियां। अब इधर हम लोग कभी भी वस्तु दूरी नहीं मापेंगे, क्योंकि वस्तु तो दर्पण के बाईं ओर है। इधर हम लोग प्रतिबिंब दूरी मापेंगे। जब भी प्रतिबिंब दूरी आपको धनात्मक मिल जाए तो समझ जाना कि ये दर्पण के पीछे है या फिर लेंस के पीछे है। लेंस के केस में भी सेम चिन्ह परिपाटी हमारा इस्तेमाल होता है। तो इधर मापी गई दूरियां धनात्मक और इधर हमेशा आपको प्रतिबिंब दूरी ही मिलने वाली है।
वस्तु दूरी नहीं। प्रतिबिंब दूरी आपको इधर भी मिल सकती है, इधर भी मिल सकती है, लेकिन वस्तु दूरी हमेशा बाईं तरफ। डैश नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है या करती है। हमारे आंखों में जो लेंस है वो है उत्तल लेंस। हमारे आंखों में जो ब्लैक स्पॉट है, जो काला धब्बा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुतली। इस पुतली के साइज को, आकार को नियंत्रित करता है ये आइरिस, परितारिका हम लोग जिसे बोलते हैं, ये परितारिका। हमारे आंखों में कितना प्रकाश जाएगा इसके मात्रा को कंट्रोल करती है ये पुतली। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर पुतली विकल्प में नहीं है, वैसे केस में हम लोग आइरिस को टिक मारेंगे। एनसीईआरटी में साफ तौर पर दिया गया है पुतली जो है नियंत्रित करती है प्रकाश की मात्रा को जो हमारे आंखों में जाएगी, तो आपको पुतली आंसर ध्यान में रखना है। लेकिन अगर पुतली नहीं है तो ऐसे केस में हमें आइरिस के साथ जाना होगा, वहाँ पर हमारा आंसर आइरिस हो जाएगा। पुतली है तो हम लोग पुतली को आंसर टिक करेंगे। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये इकलौता तत्व है हाइड्रोजन जिसके परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। 4 ओम के 2 प्रतिरोधक यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम के 2 प्रतिरोधक जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए 2 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, R2 है। ये देखो समानांतर क्रम में लगा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट हमारा ऐसे निकलता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हमारे इस केस में R1 बराबर R2 बराबर 4 ओम है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 गुणे में 4 बट्टे में 4 प्लस 4, तो 16 बट्टे में 8 यानी कि 2 ओम। बी हमारा आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सकों द्वारा निषेचक के लिए स्थापन्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट जो है एनेस्थेटिक एजेंट के लिए, एनेस्थीसिया के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो डेंटिस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कहने का मतलब जहाँ पे हमें सर्जरी परफॉर्म करना है केवल उतने पार्ट को शून्य किया जाएगा, केवल उतने पार्ट को शून्य किया जाएगा। एक तो होगा कि पूरे बॉडी को शून्य कर दिया जाए, दूसरा जहाँ पे हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है केवल उतने पार्ट को शून्य किया जाएगा। हमें दांत निकालना है, दांतों का ट्रीटमेंट करना है, तो केवल उतने पार्ट को शून्य किया जाता है ताकि वहाँ पे दर्द ना हो। ये एनेस्थीसिया काम कैसे करता है? जैसे मान लो ये हमारे बॉडी का कोई हिस्सा है, यहाँ पर एनेस्थीसिया इस्तेमाल करके इसको शून्य कर दिया गया, और ये हमारा ब्रेन है। पहले क्या था, जब ये एनेस्थेटिक एजेंट जो है नहीं दिया गया था उस समय, उससे पहले क्या था कि यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक पहुँचता था, यहाँ से सिग्नल न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक पहुँचता था। कुछ भी मान लो पिन चुभाया, किसी गर्म चीज़ से कांटेक्ट हुआ ये पार्ट, किसी ठंडे चीज़ से कांटेक्ट हुआ ये पार्ट, तो यहाँ का जो मैसेज है ना वो ब्रेन तक पहुँचता था और इससे हमें पता लगता था कि हाँ हमें दर्द हो रहा है, या फिर हम गर्म चीज़ों के कांटेक्ट में हैं या फिर ठंडे चीज़ों के कांटेक्ट में हैं, ये सब हमें फील होता है। इस एनेस्थीसिया के इस्तेमाल से क्या होता है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब अब क्या होगा कि सिग्नल जो है ब्रेन के पास पहुँचेगा ही नहीं। जो पहुँचेगा ही नहीं तो हमें फील ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो इस लोकल एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट, जैसे कि लिडोकेन है, आर्टिकेन है, मैपिवकेन है और नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो इन सारे को ध्यान में रख सकते हो। सपोषी के लिए आवश्यक है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसके लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है, चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। उपरोक्त सभी। मनुष्य में एक तरल संयोजी उत्तक है, एकमात्र संयोजी उत्तक जो तरल है वो है रुधिर, ब्लड। मनुष्यों में संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं? हड्डी है, उपास्थि है यानी कि कार्टिलेज, टेंडन है यानी कि कंडरा, लिगामेंट है यानी कि स्नायु, एडियोलर उत्तक है, एडिपोज उत्तक है और रुधिर। ये रुधिर ही है तरल संयोजी उत्तक। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है। पराबैंगनी किरणें जो है ये स्किन कैंसर के लिए फेमस है, त्वचा कैंसर के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कैंसर वो है लंग्स कैंसर।
ये मोस्ट कॉमन कैंसर है इन मेल। रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन, इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट है इसमें। यहाँ देखो 3 फॉस्फेट है ना, 1 2 3। यहाँ लिखा है टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, ये 1 फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट, और इधर हमारा एक कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख लो, ये इस बॉन्ड को तोड़ने पर, इस बॉन्ड को जब तोड़ा जाता है जल के उपयोग द्वारा तो कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। जब ये टूटता है ना तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। देखो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो टर्मिनल पोजीशन पे था ये टूटा, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई, अब ये एडीपी हो गया। पहले एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, अब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है क्योंकि 2 ही फॉस्फेट है। तब यहाँ पर जो है ये 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। मतलब 1 मोल एटीपी को ऐसे तोड़ा जाएगा तो वहाँ से ये 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होगी। मूत्र में पानी की मात्रा होती है, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है? मूत्र में तो पानी ही पानी होता है, जल ही जल होता है, तो 95% हमारा आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। एक वयस्क मनुष्य जो है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। उस मूत्र में 95% तो पानी ही होता है। और हम ह्यूमन के अंदर मेन जो हमारा ये उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। मेन उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डैश होगी। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डैश होगी। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी और यह 40 सेंटीमीटर। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। ये सेंटीमीटर में है ना, यहाँ f हमारा मीटर में होगा, यहाँ f हमारा सेंटीमीटर में होगा। हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/40 लिखेंगे, धनात्मक है। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5, डायोप्टर प्लस साइन के साथ। डी हमारा आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए चाहिए हमें आयोडीन। ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड संख्या में एक ही है और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि है ये बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये ग्रंथि बनाती है और इस हार्मोन को बनने के लिए, या फिर बोल दो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसे प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आयोडीन चाहिए। इसीलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ताकि ये थायराइड ग्लैंड सही से काम कर पाए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो रोग है वो होता है घेंगा, ग्वाइटर। ऑक्सीजन के बाह्यतम डैश कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 6। 2 ही कोश है, पहला कोश K होता है, दूसरा कोश L होता है। तो बाह्यतम कोश L है जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। डी हमारा आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 23 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेट में मंडे को। थैंक यू सो मच।